वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में देखते हुए एक फुल लेंथ टेस्ट का आप लोगों के सामने विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सभी ऑप्शनों को हम लोग देखेंगे, सभी ऑप्शनों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, जो संभावित तिथि जनवरी में घोषित की गई है। तो हम लोग इस परीक्षा को मीन्स जनवरी को टारगेट करते हुए ही अपनी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, उसकी रणनीति के बारे में, उसी संभावित तिथि को देखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम आप लोगों के सामने एक प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित इसमें सारे प्रश्न होंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आपके जितने भी सिलेबस में है, करंट अफेयर, सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे। इन सभी प्रश्नों के सभी ऑप्शनों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की? तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूहुल हक के द्वारा किया गया था। मजरूहुल हक के बाद इसकी बात करें सदाकत आश्रम का अर्थ होता है सत्य आश्रम। इसकी स्थापना सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में किया गया था। ये असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था। इसके मुख्य नेता महात्मा गांधी थे। इसी असहयोग आंदोलन के बाद 1921 में पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया था, वो 1921 में किया गया था। मजरूहुल हक की बात करें तो इन्होंने इस आश्रम की स्थापना करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे। अगले ऑप्शन की ओर देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल को पूरा किया। इन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किया और 3 बार शपथ लेने वाले मात्र एक राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले भी भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित और बात करें तो ये बाद में सदाकत आश्रम जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निवास स्थल के रूप में रहा। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 1963 में जब मृत्यु हुई तो इसी सदाकत आश्रम में मृत्यु हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित और बात करें तो इनको 1962 में भारत रत्न भी दिया गया था। अगला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति की नारा जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 में चुने गए थे। तो ये सभी प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो इसमें जो भाग लिए थे बिहार कोर्ट से जो फरीश्वर नाथ रेणु ने लिए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो इसका स्थापना जो है फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में किया गया था। इसके कई मुख्य नेता थे, इसमें भगत सिंह भी शामिल थे। यही अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किया गया था तो 1924 में किया गया था। ये सोशलिस्ट शब्द बाद में जाकर 1928 में जोड़ा गया। रास बिहारी बोस ये भी एक कांग्रेसी नेता थे। आगे वाले प्रश्न की ओर देखते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नसाक पिंड निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो नसाक पिंड जो है आपको बिहार में स्थित था। नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसकी शुरुआत 1930 में किया गया था। गुजरात की बात करें, गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 में किया गया था। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, जो कि ये बिहार से अलग होकर के किया गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा भी बिहार राज्य से अलग होकर 1936 में एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? युग्म को पहले देखते हैं, इनमें कौन सुमेलित नहीं है।
तो बंदी जीवन ये सत्येंद्रनाथ सन्याल, ये भी सही, ये सही है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी थी, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है, ये भी सही है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट B.R. अम्बेडकर, ये सभी सही है। यानी ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4, 5, ऑप्शन नंबर 5 जो है इसके सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। तो आइए हम ये सब देखते हैं, ये सब घटना कब कब हुई। तो पहले हम लोग घटना के बारे में जान लेंगे, तो अपने ही इसको हम लोग एक ऑर्डर में सजा लेंगे इसको। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। ये अमृतसर अधिवेशन की बात करें तो अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 को किया हुआ था, 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 में हुआ था, 18 मार्च 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना है। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसमें ऑर्डर में देखिएगा तो इनमें से सबसे पहली घटना कौन हुई, तो घटना सबसे अंत की पूछ रही है। तो सभी जो है मार्च अप्रैल में घटना हुई है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये दिसंबर में हुई है। सभी घटनाएं 1919 की ही हैं, लेकिन महीने में अंतर है। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो आप लोग बता दें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे वो व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहा है, गवर्नर जनरल के नाम पूछा जा रहा है। तो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। इनका कार्यकाल जो है 1773 से 1785 तक था, इसी में आएगा 1784। तो ये इनकी घटना था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। वारेन हेस्टिंग से संबंधित और बात करें तो इन्होंने जो है 1785 में भारतीय गवर्नर जनरल से इस्तीफा देकर के जो है पुनः ब्रिटेन चले गए थे। इन पर 1785 में ही एक बर्क नामक व्यक्ति के द्वारा महाभियोग लगाया गया था, जो कि 1795 में इन्हें बरी कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। तो ये व्यक्ति का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को अशांति का जनक के रूप में भी जाना जाता था, जो कि वेलेंटाइन सरोज ने इनको अशांति का जनक के रूप में बोला था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे बूढ़े व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसमें स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1906 में। इन्होंने अलग अलग समय में कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, रंपाओं के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो रंपाओं का विद्रोह जो है सीताराम राजू के द्वारा किया गया था। ये रंपाओं का विद्रोह हुआ कहाँ था, ये आपको आंध्र प्रदेश के डेल्टाई क्षेत्र में हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया। देखिए यहाँ पे कई तरह के प्रश्न बनते हैं। यहाँ प्रश्न आपका पूछ रहा, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया। तो सेंसरशिप लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इसकी बात करें तो 1799 में किया गया था। प्रेस से संबंधित और बात करें तो भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया था, जो कि लॉर्ड लिटन के समय में लाया गया था। इसकी बात करें तो 1878 में लाया गया था, जिसमें सभी भारतीय पत्रिकाओं को जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अर्थात मीन्स आप ऐसे भी किसी भी चीज़ को नहीं छाप सकते, किसी भी खबर को नहीं छाप सकते हैं जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध है। मीन्स अंग्रेज़ जो लोग चाहते थे वही चीज़ को आप छाप सकते थे। इसीलिए लॉर्ड लिटन 1878 में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। इसमें एक पूछता है प्रश्न कि भारत की कौन सी अखबार ने इसको समर्थन दिया था। तो उस अखबार का नाम था पायनियर। पायनियर अखबार ने इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समर्थन दिया था। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त कर दिया, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन
ने 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली? तो इसकी बात करें तो 1882 में पहली बार। एक प्रश्न और, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने पत्रकारिता के कारण सजा हुई या जेल जाना पड़ा। इस भारत के पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था। जेल तो बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, इसमें दो लोग शामिल थे, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन सेन। ये दोनों व्यक्ति इसमें शामिल थे। केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। उसमें आनंद मोहन सेन, शिवनारायण शास्त्री, ये सभी उनके सहयोगी थे। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष में लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह एक्ट 1772 में पारित किया गया था, जो कि इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। ये आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन सेन के द्वारा किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन सेन के द्वारा किया गया था। ईस्वी की अगर बात यहाँ पर किया जाए तो 1876 में स्थापना किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, चौदह नंबर प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए? तो इसमें जो है आपको कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था, जिसकी अगर बात की जाए अध्यक्षता की तो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अन्य अधिवेशन के बारे में हम देखते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ये जो है नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928 की बात करें तो यह जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। हरिपुरा की बात करें तो हरिपुरा जो है कहाँ, तो हरिपुरा ये गुजरात में स्थित है। अब इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात करें तो ये चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ पे रखा गया था? तो आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस कहाँ है? मुंबई में है। सभी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में सभी लोग महाराष्ट्र में ही जमा हुए थे, जितने भी बड़े बड़े नेता थे। और उसी समय जो है 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े बड़े जितने भी नेता थे उन्हें सभी को अरेस्ट कर लिया गया और आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन 0 आवर। यहाँ प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई, तो उसमें भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी नेताओं को किस ऑपरेशन के द्वारा बंदी बना दिया गया? तो ऑपरेशन 0 आवर के द्वारा सभी को बंद बना दिया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो ये जो है प्रस्ताव जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा रखा गया था। इस मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन कब किया गया था? तो ये जो है 1927 में किया गया था। 1923 की बात करें तो 1923 में जो है भारत में एक पार्टी की स्थापना किया गया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू के पिता, जिनका नाम था
मोतीलाल नेहरू था। 1925 की बात करें तो आपको पटना से संबंधित, इससे संबंधित बात करते हैं तो PMCH पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में ही किया गया था। अगला है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा त्यागपत्र देने के बाद निम्न से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ये प्रश्न देखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो इसमें अध्यक्ष जो है जवाहरलाल इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि आपका ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक 1940 से 45 तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहने वाले व्यक्ति के रूप में अबुल कलाम आज़ाद को जाना जाता है, जबकि सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आज़ाद थे। JB कृपलानी की बात करें तो आज़ादी के समय में प्रश्न पूछा था कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। पटाभी सीतारामैया की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी तो इस पटाभी सीतारामैया को ही चुनाव में हरा करके उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल किया था। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया, मीन्स मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया और किस लिए मनाया गया था, ये दोनों चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस में मनाने की घोषणा की। इसका कारण क्या था, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र की खुशी में ये मनाया था। जैसे आप लोग को याद होगा कि भारत में 1937 के चुनाव किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने इसमें 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तथा कई और राज्यों में सहयोगी पार्टियों के माध्यम से सरकार बनाई थी। मतलब कुल 8 राज्यों में कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी। इसमें मुस्लिम लीग का कोई भी वजूद नहीं था, इसमें मुस्लिम लीग ने किसी भी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उसी को जो है देखते हुए 1937 में जब मंत्रिमंडल गठित की गई तो 1 सितंबर 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, मीन्स शामिल कर दिया। इसलिए इसी से जो है कांग्रेसी नेताओं ने विरोध करना शुरू किया और विरोध करने के बाद जो है कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पर जितने भी मंत्रिमंडल में सरकार चली थी सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसी इस्तीफा देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। मुस्लिम लीग इसकी बात करें, प्रश्न पूछता है कि 1937 में जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था वो सरकार कितने महीने चली थी, तो 28 महीने तक ये सरकार चली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित किया गया था। तो मराठी पत्रिका जो है ये BR अम्बेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की कई सारी पत्रिका थे, यंग इंडिया था, हरिजन था। यंग इंडिया की बात करें तो ये पुस्तिका 1919 में जारी किया गया था और यह पुस्तिका जो थी अंग्रेजी में आती थी। हरिजन की बात करें तो हिंदी में लिखी गई थी और ये 1933 में प्रकाशित हुई थी। इस तरह से एक महात्मा गांधी का और जब फेमस था नवजीवन, ये आपको गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये भी 1919 में प्रकाशित हुआ था। आगे प्रश्न की देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था। पहला आमरण अनशन की बात करें तो महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब किया था, तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध किया था। सांप्रदायिक ये जो है कब हुआ था, 1932 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें तो 1918 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। मीन्स आप लोग के ध्यान में होगा कि कुल गोलमेज सम्मेलन हुए थे 3। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 31 और तीसरा 1932 में किया गया था। ये पूछ रहा है कि किसके कारण ये असफल रहा था, तो ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये असफल रहा था। यहाँ से कई प्रश्न पूछते हैं, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें जो प्रश्न एक और पूछता है कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर थे।
पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इनमें सुखदेव नहीं थे, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां थे। ये याद होगा कि आपको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों को एक साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर में रावी नदी के किनारे फांसी पर लटका दिया गया था। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो आर.एन. माधोलकर थे। आर.एन. माधोलकर थे। आर.एन. माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। पूरा फुल फॉर्म की बात करें तो आर.एन. माधोलकर का नाम था रंगनाथ सिंह माधोलकर था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भाग लिया था। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है आर.एन. माधोलकर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 5 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण किया? तो उदंतपुरी का बात करें ये जो है पाल वंशीय शासक गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल एक पाल वंशीय शासक थे। कुमारगुप्त प्रथम की बात करें तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो कि बिहार में स्थित है। धर्मपाल की बात करें तो इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया, जो वर्तमान में भागलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो इन्होंने जो है 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने पाटन यानी गुजरात पर आक्रमण किया, तो उसी समय जो है यहाँ का राजा भीम द्वितीय था, इन्होंने बुरी तरह से जो मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर, मोहम्मद गजनवी ने भारत के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था धन दौलत को लूटपाट करना, इसका धन दौलत की प्राप्ति करना। गजनवी की बात करें तो इन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया? तो पहली बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। जबकि इन्होंने कुल कितने बार आक्रमण किए? तो कुल 17 बार आक्रमण किए। इसका अंतिम आक्रमण जो है 1027 जो है जाटों के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के लिए प्रसिद्ध हुआ? तो कुरान खां के लिए प्रसिद्ध था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको लाख बख्श के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि लाखों जो है दान देने के लिए बहुत ही शौकीन था। ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, जो अपनी राजधानी जो है लाहौर में बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगार थे। पोलीगार क्या थे? तो पोलीगार की बात करें तो ये क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक थे। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों के कालक्रम के अनुसार उसको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले हम जो युद्ध के बारे में जानेंगे, युद्ध कब हुआ था। जब उसकी ईस्वी याद हो जाएगी तो हम खुद उस चीज़ को जो है अपने से उसको सजा सकते हैं। तो चौसा का युद्ध की बात करें तो 1539, देवरा का युद्ध जो है 1532 में हुआ था। कनौज इसको बिलग्राम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 1540 में शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह ने विजयी हुआ था। सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था। तो इसमें सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या करना है, इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है। कालक्रम के अनुसार सजाएंगे तो बढ़ते हुए सजाना है। तो सबसे पहले कौन हुआ? 1532 में हुआ, पहले दो हुआ। इसके बाद 1532 के बाद 1539 में 1 हुआ। इसके बाद आपका आ जाएगा 3, इसके बाद आ जाएगा आपका 4। 2 1 3 4, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अकबर का दीन इलाही धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित था। अकबर ने इसकी शुरुआत कब की? दीन इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा कब किया गया था? तो 1582 में किया गया था, जो आपका ऑप्शन इसमें नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। 1579 की बात करें तो अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा किया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था।
अकबर ने अपनी राजधानी को राजधानी दिल्ली लाहौर में स्थानांतरित किया था। जूनागढ़ अभिलेख निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख मुख्य रूप से जो है रुद्रदामन के द्वारा अभिलेख स्थापित किया गया था, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त और अशोक इस सभी राजाओं के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन है 5 नंबर। देवी चंद्रगुप्त किसकी प्रसिद्ध रचना है? देवी चंद्रगुप्त जो है किसकी रचना है? तो ये विशाख दत्त की रचना है। इसमें चंद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी दिया गया है। क्षुद्रक की बात करें, मृच्छकटिकम के जो है लेखक कौन है? क्षुद्रक है। मालती माधव के लेखक कौन? भवभूति हैं। हरिसेन की बात करें, ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं है? तो सांची स्तूप, आपको ये पता है सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। बोधगया की बात करें तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं बोधगया में हुआ था। सारनाथ में प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, इनका जो है निर्वाण महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई। तो ये सभी जो है ऑप्शन जो है तीनों गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन सांची जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो अब सूतकांगेडोर जो है आपको दास्क नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा की बात करें, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर प्रवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित है। अगर इसकी जगह की बात करें तो यहाँ पे दैमाबाद है। मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर कौन है? तो दैमाबाद है, जो किस नदी किनारे है? प्रवर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु जो है इसकी जो है उद्गम जो है मानसरोवर झील से होती है। मानसरोवर झील से होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। चिनाब नदी की बात करें, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर ऐसी चिनाब नदी के किनारे स्थित है, जो जगह है आपको मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ को देखिएगा आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित एवं नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता क्या थी? ये नगरीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, लौह एवं युद्ध हथियार की कमी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई लोहे का प्रमाण नहीं मिला है, जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे से लोग परिचित हो चुके थे। उसी तरह चित्रलेखीय लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि थी। उन्नत जल प्रबंधन, इसलिए ये सब आपका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो अभी 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार जितनी कार्य जैसे जैसे बढ़ती है उसके अनुसार संसद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की बढ़ाता है घटाता रहता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ क्या है? तो राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। मीन्स सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि राज्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अगर वो अवैध दिखता है तो उसको समाप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन ऐसे 280 अनुच्छेद के तहत किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है राज्य वित्त आयोग का, तो राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के आई के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसकी बात करें, देखते हैं सुमेलित कौन नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ऐसा ही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया? नहीं, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया, जबकि ये दक्षिण अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से
साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन रहेगा तो आयरलैंड से लिया गया है। इस बार दरोगा 2446 में जो है मेंस में पूछा गया था प्रश्न। इसमें यहाँ पर अंतर समझ लीजिए आप लोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन रहेगा तो दक्षिण अफ्रीका होगा, जबकि राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन रहेगा जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, ये रहेगा तो आयरलैंड से हुआ। राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सुमेलित नहीं है, तो आपको 2 नंबर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। बयालीस नंबर प्रश्न है, वरीयता क्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको और रखा गया है? तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी छठे क्रम पर ही रखा गया है। पहले क्रम पर कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं। भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न को 7वें क्रम पर रखा गया है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों को सही क्रम में सजाना है। इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31, जबकि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 19। उसी तरह से जो तमिलनाडु में की बात करें तो 18 और बिहार की 16, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन की बात करें तो यह 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, जबकि इसकी बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को किया गया था। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार भारत की संचित निधि से कोई धन निकालती है? तो संचित निधि से कोई भी धन निकालने के लिए आपको संसद की अनुमति लेनी अनिवार्य होती है। बिना संसद की अनुमति लिए आप संचित निधि से किसी भी प्रकार के धन निकाल नहीं सकते। इसका उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 114 में किया गया है। तो इसमें आपका संसद ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? इसमें सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो विभागीय संसदीय स्थायी सदस्य, इसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 31 होती है, जिसमें राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22, जबकि सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो इसमें भी कुल सदस्यों की संख्या के 22 और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो कि पूरी तरह से सभी सदस्य लोकसभा के ही होते हैं। संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो यह आपको 355 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन किसका है? यह किस व्यक्ति के द्वारा यह कथन किया गया है? तो केसी फिलर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज व्यवस्था इसलिए ही लाया गया ही था कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने के लिए और उसमें भागीदारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों को ही दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के ही लोगों को उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि गांव में देहात में आसपास के लोग जो है उस व्यक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें और उस गांव क्षेत्र का विकास अधिक से अधिक हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर की बात करें तो आपको विकास में जन भागीदारी, सही बात है कि विकास में जन भागीदारी में जो भी मुखिया पंचायत बनते हैं वो अपने पंचायत के ही बनते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि लोकतांत्रिक को एक जगह से नहीं चलाया जाए बल्कि उसको विकेंद्रीकरण किया जाए। तो इसको में आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाए। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसका 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसे राज्यपाल नियुक्त तो कर सकता है लेकिन उसके पद से हटा नहीं सकता है? तो इसमें आपको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसको भी राज्यपाल नहीं हटा सकता है, और राज्य के निर्वाचन आयुक्त, ये दोनों व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त तो करता है लेकिन उसको हटाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आज का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5।
किसी भी वित्त विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है? तो वित्त विधेयक की बात करें तो वित्त विधेयक पर विधान परिषद उसी तरह से केंद्र में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं होता है, इसलिए वो अधिकतम 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता है। अगर 14 दिन से ज़्यादा भी रखे रहेगा तो लोकसभा ये समझ लेती है कि वो जो भी विधेयक है उसको राज्यसभा के द्वारा मान लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 5 अधिकतम 14 दिन रख सकता है। भारत में एकल संक्रमणीय मध्यपत्ति का प्रयोग किया जाता है। ये आपको है विधान परिषद के चुनाव में भारत में एकल संक्रमणीय मध्यपत्ति, ये राज्यसभा के चुनाव में भी किया जाता है, विधान परिषद के चुनाव में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाता है। लोकसभा में व्यक्ति सभी जनता प्रत्यक्ष रूप से मतदान करती है, उसी तरह से विधानसभा में भी प्रत्यक्ष रूप से। निम्नलिखित में तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक आपका मीटर है। तरंगदैर्घ्य की छोटी यूनिट की बात करें तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में भी मापा जाता है। 1 एंगस्ट्रम की बात करें 10⁻⁻10 मीटर होता है। हर्ट्ज की बात करें तो आवृत्ति का मात्रक है। किलोग्राम आपको द्रव्यमान का मात्रक है। सेकेंड समय का मात्रक है। अगला प्रश्न, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? तो ये हमेशा बढ़ेगी। इस वायुमंडल में देखते हैं जैसे ही गर्मी बढ़ती है उसको जलवाष्प पानी सोखने की मात्रा क्या होगी? वो बढ़ेगी। जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा वो पानी सोखेगी। तो सिंपल सी बात है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है? इसका मान की बात करें तो आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻11 इसको हमेशा यूनिट को देखा जाता है, क्योंकि आपको वैल्यू तो याद कर लेते हैं लेकिन आप यूनिट को नहीं ध्यान देते हैं, आप गलत कर जाते हैं। इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसको ध्यान में रखिएगा। इस जी का मान, बड़ा जी का मान इस किसके द्वारा दिया गया था? तो केवेंडिश के द्वारा दिया गया था। केवेंडिश के द्वारा दिया गया था। केवेंडिश ने हाइड्रोजन की भी खोज की थी। उसी केवेंडिश के द्वारा बड़े जी का मान भी निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन, हीरे का चमकना नहीं। हीरे का चमकना जो है प्रकाश के अपवर्तन का कारण नहीं है। हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। तारे का टिमटिमाना ऐसा ही है। क्षण का मीन्स कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थिति से कुछ इधर उधर टेढ़े मेढ़े दिखता है तो घटना जो है अपवर्तन के कारण होती है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय उपकरण कौन सा है? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसकी माप होता है? तो किसी ये जड़त्व का होता है। जड़त्व बराबर क्या होता है? फार्मूला mr² होता है। भार की बात करें तो भार जो होता है बल के बराबर होता है। भार बराबर क्या होता है? m×g गुरुत्वीय त्वरण। दाब की बात करें तो दाब बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो किसी भी वस्तु में चाहे छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो उसमें जड़त्व की मात्रा रहेगी ही। जैसे जैसे द्रव्यमान की मात्रा बढ़ेगी उसी उसी जड़त्व की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। निम्न में से विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? विद्युत शक्ति की इकाई की बात करें तो ये वाट है। वोल्ट किसकी है? वोल्टेज में किसी भी जो है वोल्टेज को मापते हैं। एम्पियर जो है विद्युत धारा की इकाई है। कूलम जो है आवेश की इकाई है। आर्द्रता की माप निम्न में से किस उपकरण द्वारा की जाती है? तो आर्द्रता की माप जो है हाइग्रोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोमीटर की बात करें तो अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पायरोमीटर के द्वारा जो है उच्च टेम्परेचर, उच्च तापमान मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। सरल लोलक की कालावधि निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सरल लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है, क्योंकि आवर्त काल बराबर पढ़े होंगे आप लोग 2π√L/g होता है, जो कि g होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। आपका 2π कॉन्स्टेंट ही है तो आपका बचा क्या यहाँ पे? लंबाई। तो ये लंबाई पर निर्भर करता है। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। कब? जब कौन सी घटना होगी? तो ये खो देंगे। तो सभी चुंबकीय पदार्थ को जब गर्म करते हैं या उसको हथौड़े से पीटते हैं तो ये अपने गुण को खो देते हैं। चुंबक की चुंबकशीलता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये सबसे ज़्यादा ये पोल पर होती है।
चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जिनकी इनके चुंबकीय जो रेखा होती है हमेशा एक दूसरे की समानांतर होती हैं, ये कहीं पे एक दूसरे को काटते नहीं हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और वो साउथ पोल में इन कर जाती हैं। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन बहुत ही दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जो एक बार जब परिवर्तित हो जाते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं आते हैं। जैसे दूध का दही बनना, ये जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना, ये क्या है? जल वाष्प में बनेगा, वाष्प से जो है बादल बनेगा, बादल बनकर पुनः जो है पृथ्वी पर वर्षा के रूप में आएगा, फिर वो वर्षा जो है पानी के रूप में क्या बर्फ बनेगा। तो ये हमेशा रिसाइकलिंग होते रहता है, इसलिए क्या है? यह भौतिक परिवर्तन है। जो लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। अगले प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन थायमिन की बात करें तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से रेटिनॉल, विटामिन A हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन C हो गया, जिसकी कमी से मसूड़े वगैरह से जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की आवाज़ से क्या होता है? पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ये आवाज़ को पतला होने का कारण क्या है? आवृत्ति के कारण होता है। जितना ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ही ज़्यादा ध्वनि सुरीली और पतली सुनाई देगी। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य फल के अंतर्गत आता है? तो सत्य फल के अंतर्गत यहाँ पर बात करें तो सेब क्या है? असत्य फल है। अंगूर, नाशपाती, ये सब जो है सत्य फल के अंदर आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम है, जिसकी परमाणु संख्या 19 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या की बात करें तो 20, सोडियम 11 है और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? तो 80% भाग प्रोटीन होता है। प्रोटीन की बात करें तो 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर के बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मनुष्य की बॉडी की बात करें तो मनुष्य की बॉडी के रिस्पेक्ट में 15% मनुष्य के शरीर का भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन जो है बॉडी के विकास में बहुत अधिक भूमिका निभाता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई थी? इसे किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। 1665 में मृत कोशिका के द्वारा मृत कोशिका की खोज किया गया था। किस मृत धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो जस्ता कांसा की बात करें तो इसमें नहीं पाया जाता। कांसा में क्या होता है? तांबा और टीन होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, जिसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसकी परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 20 होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, इसको निश्चेतक के रूप में व्यक्तियों को बेहोश करने में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसमें देखिए दिया हुआ क्या है? तत्वों में इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या मीन्स परमाणु संख्या 18 इसकी और न्यूट्रॉनों की संख्या 20, तो इसके द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 20। दोनों को ऐड कर देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, यानी कि 20 व 18 38 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73 नंबर, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व है? तो पौधे की वृद्धि के लिए जो है मुख्य रूप से आवश्यक तत्व जो है, इसमें कई तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कैल्शियम की भी जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इस सभी तत्वों की ज़रूरत पौधे के विकास में वृद्धि में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। नाइट्रोजन की बात करें, सर्वाधिक नाइट्रोजन जो है आपको यूरिया से प्राप्त होता है पेड़ पौधों को, जो लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा
46% तक होती है। निम्न में से किसका सेवन हृदय रोगियों के लिए अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए? तो वसा फैट। ये क्या करता है? आपको हृदय रोगियों को हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है प्रतिदिन, वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। प्रोटीन जो होता है, हमारे शरीर 15% प्रोटीन का बना होता है और प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। वनस्पति उद्यान तथा प्राणी उद्यान निम्न में से किसके उदाहरण हैं? वनस्पति और प्राणी उद्यान जो है ये सभी जो है ex-situ संरक्षण के उदाहरण हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह के अधिनियम लाए गए, जैसे वन्य जीव संरक्षण 1972, पर्यावरण संरक्षण 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये कई सारे जो है अधिनियम लाए गए जिसके तहत प्राणियों के लिए पेड़ पौधे वनस्पति उद्यानों को संरक्षित किया जा सके। मेंडल का आनुवंशिकी सिद्धांत किस पर आधारित था? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो जैव सूचक की बात करें तो ये लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? जैसे ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, तो लाइकेन उसको सूचित कर देता है, यानी मुरझा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा अधिक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वरना यहाँ बात करते हैं अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड के कारण अस्कर्वी रोग होता है। थायमिन विटामिन B1 के कारण बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन के कारण जो है रक्त का जमना। विटामिन के क्या करता है? रक्त को जमाने में मदद करता है। जबकि विटामिन ए सुमेलित नहीं है। सही आंसर आपका होगा ए, क्योंकि विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है। ये नहीं कि वर्णांता होता है। वर्णांता एक प्रकार का क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। ये अनुवांशिक रोग है। ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग 5-6 रोग हैं, जैसे आपको कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, पेचिस हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पायरिया हो गया। ये सभी जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। जैसे कालाजार भी प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, जबकि डेंगू जो होता है आपको वायरस से होने रोग है। खसरा भी जो है वायरस से होने वाला रोग है। इसमें प्रोटोजोआ जनित रोग जो मलेरिया और कालाजार दोनों हैं, इसलिए उपयुक्त एक से अधिक आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो ये नष्ट करने का काम करता है आपको लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है बाहर से जो भी कोशिकाएं जाती हैं, जीवाणु जो जाते हैं, उनको मारने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। निम्नलिखित में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यूरिया क्या है? यूरिया जो है उर्वरक। यूरिया क्या है? उर्वरक है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है। जबकि मैलाथियन की बात करें तो ये फंगस नाशी है। जबकि कॉपर सल्फेट एक कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, टिक लगाना चाहेंगे तो 3 नंबर। अगला प्रश्न, अबू रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? ये तंजानिया के रहने वाले हैं। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया? अब आगे जो है ये सब करंट संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब जितने भी आगे आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है करंट प्रश्न आएंगे। तो बीपीएससी में करंट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें करंट की मात्रा जो है 25 से 30 तक होती है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो यह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से है।
भाविना पटेल ने जो है भारत को पैरालंपिक में प्रथम पदक जीतने वाली खिलाड़ी भी भाविना पटेल थी। अगला प्रश्न है SCO शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों द्वारा पॉम्बी एंटीलेटर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? ये आपको पाकिस्तान में किया गया है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं और पाकिस्तान से हमारे भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सभी राज्य जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है आपको तानाजी द अनसंग वॉरियर्स को दिया गया है। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा में किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे भी अभी नए का प्रधानमंत्री फिर से नियुक्ति हुए हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। USA अमेरिका की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन जिनका क्रम 46वां है तथा अमेरिका के इतिहास में पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला जो है कमला हैरिस है। जिनका क्रम की बात करें इनका क्रम 49वां है। रूस की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जापान में भी अभी नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया गया है जिनका नाम है कसिदो। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसकी बात करें तो ये योजना अभी सिडबी के द्वारा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। सिडबी की स्थापना की बात करें तो सिडबी की स्थापना 1990 में किया गया था। इसकी मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। RBI की स्थापना 1935 में किया गया था। इसके प्रथम RBI के हेड ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 छठी पंचवर्षीय योजना में की गई है। SBI की स्थापना 1955 में किया गया था। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? ये महावीर चक्र से इनको से सम्मानित किया गया है। जो कि आप लोग देखे होंगे कि जो लद्दाख में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी, जो पेंगोंग झील में झड़प हुई थी। पेंगोंग झील भी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है और पेंगोंग झील एक खारे पानी की झील है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? यह समझौता आपको सिक्किम से किया गया है। भारत का पूर्ण रूप से पहला जैविक राज्य की बात करें तो वो सिक्किम ही है। सिक्किम की बात करें तो 3 अलग अलग देशों से जो है घिरा हुआ है। जैसे पूर्व में भूटान से घिरा हुआ है, उत्तर में चीन से घिरा हुआ है और पश्चिम में नेपाल से घिरा हुआ है। सिक्किम से भारत का मात्र एक राज्य ही सीमा बनाती है जो आपके पश्चिम बंगाल है। सिक्किम को इसको चिकन नेक के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ के प्रथम राज्यपाल जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया है? तो 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया और 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में इसकी स्थापना की गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के रूप में। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये आपको बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसमें मिजोरम और त्रिपुरा ये दोनों राज्यों से जोड़ा गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? ये आपको आशीष शिराधोकर को नियुक्त किया गया है। ओलंपियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो नवामी ओसाका के द्वारा जीता गया है। ये जापान की रहने वाली हैं। जबकि पुरुष में बात करें तो शुरुआत के तीनों जो है ट्रॉफी जो है नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। जबकि अंतिम ट्रॉफी जो है अमेरिकन ओपन
जो रूस के डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। उसमें भी नोवाक जोकोविच वो विजेता हैं। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, यह बहुत ही काफ़ी चर्चा में है, जिनको ध्यान में रखिएगा, काजा कलास हैं। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है, तो ईडा तूफान यूएसए अमेरिका में आई थी, जहाँ पे काफ़ी मात्रा में क्षति पहुँचाई थी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया है, तो ये मंत्रालय आपका है वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय, इस मंत्रालय वित्त मंत्री अभी कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। गृह मंत्री की बात करें तो अमित शाह हैं। ये अभी एक नया मंत्रालय जो है गठित किया गया जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, उसके मंत्री भी अमित शाह हैं। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है, ये शुभारंभ जो है स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु तक के व्यक्ति पात्र होंगे, तो आपको 70 साल तक के व्यक्ति पात्र होंगे। दोस्तों, आज मैंने इस सेट का 100 ही प्रश्न करा रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आज जो भी बचे हुए प्रश्न हैं आपको इस सभी प्रश्नों को अगले वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाने के बाद भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज आप लोगों के सामने इतने 100 प्रश्न रखे हैं। इन सभी प्रश्नों पर हमें जितना अच्छा लगा उन सभी प्रश्नों के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।